हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। आज 8 मई 2020 वार शुक्रवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, करंट अफेयर आज का जो है उसको शुरू करने से पहले हम बात करते हैं लास्ट डे, जो हमने वीडियो में हमारे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। साथियों, हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि आप लोग उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। साथियों, हमारा जो वीडियो है वो डेली सुबह मॉर्निंग 5:15 AM पर लाइव होता है। आप डायरेक्ट आइए, चैट कीजिए, डिस्कस कीजिए और क्वेश्चंस का जवाब लीजिए। हम लास्ट डे क्वेश्चन की बात करते हैं और आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट में दिया जाएगा, तो वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। साथियों, कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन बी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन सी सीताराम येचुरी और ऑप्शन डी रामविलास पासवान। साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा समिति के नए सदस्य या नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है और चुना गया है। बात करते हैं लोक लेखा संसदीय समिति के बारे में कि लोक लेखा संसदीय समिति है क्या। लोक लेखा संसदीय समिति संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है, यानी कि वर्तमान में सरकार किसकी है? भाजपा गठित एनडीए की। तो विपक्ष किसका हुआ? यूपीए का। तो यूपीए की तरफ से संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अधीर रंजन चौधरी को। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? उसका कार्य है सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट होती है और कैग की रिपोर्टों में सिफारिश होती है जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1 वर्ष के लिए जो निर्वाचित किए गए, तो इस समिति का जो कार्यकाल है, इस समय समिति का कार्यकाल कब से कब तक है? 1 मई से शुरू हुआ है 2020 से और 30 अप्रैल 2021 तक इसका कार्यकाल रहेगा। तो साथियों, ये था हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन जिसका हमने डिस्कस किया। साथियों, हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। यानी कि हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। तो आज एक नया संकल्प ले कि डेली मॉर्निंग 5:15 AM पर 5:15 बजे यूवी कंपटीशंस का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और इसी संकल्प के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है? ऑप्शन ए अमित कुमार, ऑप्शन बी जतिन शुक्ला, ऑप्शन सी राज शुक्ला और ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। साथियों, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है इसका कि राज शुक्ला ने, लेफ्टिनेंट जनरल जो है राज शुक्ला, उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है। जनरल शुक्ला की बात की जाए तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले बात करें कि जो अभी वर्तमान में भारतीय जो सेना है उसके 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। साथियों, बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के बारे में।
तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है, उनको दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। तथा राज शुक्ला ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों का एक इन्फ्रेडी ब्रिगेड, घाटी में नियंत्रक रेखा के पास एक इन्फ्रेडी डिवीजन के और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोर की कमान संभाल चुके हैं। जनरल शुक्ला ने सैन्य अभियान निदेशालय में 2 कार्यकाल के लिए सेवाएं प्रदान की और सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में कार्य किया है तथा वह भारतीय सेना के द आर्मी वार कॉलेज के भी कमांडेंट रह चुके हैं। ये थी जनरल राज शुक्ला के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हरियाणा प्रशासन, ऑप्शन बी चंडीगढ़ प्रशासन, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ प्रशासन और ऑप्शन डी जयपुर प्रशासन। साथियों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? चंडीगढ़ प्रशासन ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंडीगढ़ प्रशासन। इस ऐप की बात की जाए यानी कि CHD कोविड जो ऐप है, यह इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ ASPIC द्वारा विकसित किया गया है। यह जो ऐप है, कौन सा ऐप? CHD कोविड सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकेंगे जो भी कोविड-19 के बारे में सूचनाएं दी गई है। चंडीगढ़ की बात कीजिए, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, इस वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैसाख दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 6 मई और ऑप्शन डी 7 मई। साथियों, इस वर्ष 2020 में विश्व स्तर पर बैसाख दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 7 मई को बैसाख दिवस मनाया गया है। बैसाख दिवस की बात की जाए तो बैसाख दिवस जो है वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है पवित्र दिन? क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और इसी को क्या कहते हैं? बैसाख दिवस भी कहते हैं। साथियों, बैसाख दिवस की बात कर रहे हैं तो बैसाख दिवस का जो इतिहास है, इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में पारित किया गया और साल 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है क्योंकि उसका रीजन है कोरोना वायरस महामारी। वर्ष 2019 की बात की जाए तो वर्ष 2019 में इसे वियतनाम में आयोजित किया गया था और अब तक यह शिखर सम्मेलन, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार आयोजित किया जा चुका है। बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन में लिया गया था, जिसे 1950 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था, जिसमें कई देशों को बौद्ध नेताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? ऑप्शन ए कैप्टन विजय थापर, ऑप्शन बी कैप्टन विक्रांत सिंह, ऑप्शन सी कैप्टन विजयनाथ थापर और ऑप्शन डी कैप्टन वियांक गुप्ता। साथियों, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक जो पुस्तक है वह है ऑप्शन सी कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी पर आधारित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैप्टन विजयनाथ थापर। साथियों, इसकी बात करें तो विजयनाथ थापर के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो जीवनी है वह किसने लिखी थी। तो यह जो पुस्तक है वो वीर चक्र विजेता है और इनको मरणोपरांत इनकी जीवनी बनाई गई है। और इस पुस्तक के जो लेखक है, कौन सी पुस्तक है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। इस पुस्तक के लेखक विजयनाथ के पिता कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी है जो शहीद की बेटी है। और यह जो पुस्तक है भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयनाथ थापर की यात्रा और उनके अनुभव पर आधारित है,
जहाँ से वो एक अच्छे अधिकारी के रूप में बनकर उभरे थे। अब बात करते हैं कैप्टन विजयनाथ थापर के बारे में कि कैप्टन विजयनाथ थापर है कौन। कैप्टन विजयनाथ थापर की बात की जाए तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में कर्नल वीएन थापर और तृप्ता थापर के घर में हुआ था। यानी कि इनके पिता का नाम वीएन थापर और इनकी माता का नाम तृप्ता थापर था। ये वह 4वीं पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। उन्हें 15 वर्ष की आयु में, मतलब किसको, कैप्टन विजयनाथ थापर को 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुना गया था और 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और कारगिल युद्ध के नौल हमले के दौरान 29 जून 1999 को उनके सिर में गोली लगने के कारण 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था विजयनाथ थापर का। तो साथियों, ये थे कैप्टन विजयनाथ थापर, जिनकी जीवनी पर आधारित विजयनाथ एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की। क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए डीपीएस नेगी, ऑप्शन बी आलोक कुमार, ऑप्शन सी सुजीत कुमार और ऑप्शन डी एमएस कृष्णा। साथियों, भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी यानी कि आईईएस, भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पद दिया गया है। और डीपीएस नेगी की बात की जाए तो वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं और इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त यानी कि एमएसएमई में के रूप में भी कार्यरत कर चुके हैं। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ आती है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो बात करते हैं श्रम ब्यूरो की कि आखिर श्रम ब्यूरो है क्या। श्रम ब्यूरो की बात की जाए तो श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति में से संबंधित डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है। इसका जो श्रम ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है? संतोष गंगवार है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम गुरुदेव जर्नी ऑफ द मास्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी का आयोजन किया है। इस वर्ष 2020 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 157वीं जयंती, ऑप्शन बी 159वीं जयंती, ऑप्शन सी 161वीं जयंती और ऑप्शन डी 163वीं जयंती। तो साथियों, इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 159वीं जयंती। और इस वर्चुअल कार्यक्रम कौन सा है? गुरुदेव जर्नी ऑफ द मास्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। बात करते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी थे। और इसके अलावा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गणनायक। तो ये थे हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास आयोग और ऑप्शन डी नीति आयोग। साथियों, कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने एक अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नीति आयोग। यह जो अभियान है, इस अभियान का शीर्षक क्या रखा गया है? इस अभियान का जो शीर्षक है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसी विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। और सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान का लक्ष्य असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यानी कि पहले क्या था? योजना आयोग, और उसको बदलकर किस में कर दिया? नीति आयोग में। और यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान करता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 की बात की जाए तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि इस वर्ष 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 3 मई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 7 मई को और ऑप्शन डी 9 मई को। तो साथियों, इस बार विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है और जिसे कौन निश्चित करता है? IAAF। और इसकी तारीख अधिकांशतः किसमें होती है? मई महीने में होती है। जो पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस है वो 1996 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बात आती है IAAF आखिर है क्या? तो IAAF की बात की जाए तो IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है। साथियों, इसको स्थापित कब किया गया? 1912 में। 2000 में IAAF नाम से इसे अपग्रेड किया गया और फ्यूचर में मतलब इसको क्या नाम दे दिया? वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम दे दिया गया। IAAF का मुख्यालय मोनाको में। इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 में स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी ओडिशा सरकार। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को स्वास्थ्य और बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, जिसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। आयुष कवच जो कोविड ऐप है इसको आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपायों को सुझाएंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और इसके अलावा इससे उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञों से सलाह लेने का भी अवसर मिलेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। किस राज्य की सरकार कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्यक्रम निगाह कौन शुरू कर रहा है? हिमाचल प्रदेश सरकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करेगी। इस कार्यक्रम में आशा मान्यता प्राप्त जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है वो कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी ताकि वे घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सके, जिससे उन्हें किसी भी संभावित संक्रमण जोखिम से बचाया जा सके।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सरकार। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की। इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको राइट आंसर देना है। वो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या इसके अलावा 5:15 AM पर जो हमारा लाइव आता है उसमें भी दे सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ नौका रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT रुड़की और ऑप्शन डी IIT जोधपुर। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन का कमेंट करें, वीडियो के लिए भी कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी है। हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।